अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि एमडी कैट के जो पास पेपर वो जो जीएसएमयू के करवाया जा रहा है, तो आज जो पेपर होगा वो होगा फिजिक्स पोर्शन का 2010 का। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अ पॉइंट विच मूव्स एज इफ द टोटल मास ऑफ अ बॉडी और द सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल वर कंसंट्रेटेड देयर एंड ऑल अप्लाइड फोर्सेस वर एक्टिंग एट दैट पॉइंट इज नोन एज ए। आपको पता है वो पॉइंट जहाँ पे सारी की सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। ये मूवमेंट ऑफ आर्म यानी टार्क वाले चैप्टर से लिया गया, तो इस चीज़ को जोर गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो बीटा ऑप्शन इसका बनना था, कोई मुश्किल नहीं, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल्स ईच वेइंग 10 kg व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट। उसके बाद उन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी दे दी है। ठीक है, 6.673 मल्टीपल। ठीक है, इसका डेल्टा ऑप्शन बनना है, लेकिन आपको ना इसका सोल्यूशन दिया जा रहा है। ये देखें, मैस हर बॉल का कितना था, 10 kg था, और डिस्टेंस उनके दरमियान कितना था, 1 मीटर था। वो तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फार्मूला लगाया, F=G m1 m2/r² का। तो इसमें वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन है, सिंपल, कोई भी वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द बॉडी मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ई टुवर्ड द अर्थ, the work done is by force of gravity on the body and it is whereas the body move against the डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द corresponding वर्क डन इज। आपको पता है जब कोई फोर्स और डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, यानी अलोंग जाते हैं, पैरेलल जाते हैं, 0 डिग्री के पे जाते हैं, तो उसके दरमियान वर्क क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। अगर वो अगेंस्ट जाते हैं, एंटी पैरेलल जाते हैं, या 180 के एंगल पे एक दूसरे पे जाते हैं, ठीक है, तो जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। तो इस वजह से जो पहला केस बन रहा है कि अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ए अर्थ, यानी अर्थ की डायरेक्शन में जा रही लग रही है फोर्स, तो वो क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। जबकि दूसरे केस में वो 180 पे जा रहा है, यानी अगेंस्ट जा रहा है, तो नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अली pushes a ball initially at rest toward Bilal by exerting a constant horizontal force of magnitude थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर, व्हाट विल बी द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। अब उसने देखे ना, फोर्स की वैल्यू भी दे दी है, डिस्टेंस की भी वैल्यू भी दे दी है, लेकिन उसने पूछा काइनेटिक एनर्जी है, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर लगता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वर्क भी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। वर्क की सारी फॉर्म जो है ना, वो एनर्जी की सारी फॉर्म के साथ मैच करते हैं। इस वजह से हम काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना चाहते हैं तो वर्क निकाल लें, उसी वर्क को हम पुट कर देंगे। देखें वर्क से क्या निकलता है, W=F_d, वैल्यू पुट करें और निकलता है 22.5, तो यही किनेटिक एनर्जी निकल गई। तो इधर कंफ्यूज नहीं होना, अगर वो किनेटिक एनर्जी पूछता है और फार्मूला उसने दिया है, क्योंकि पहले डेटा लिखेंगे ना, आपके जहन में सबको फार्मूला मैप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर इन 3 × 10⁻² सेकंड्स अज्यूमिंग इट्स स्पीड वाज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट थी, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टेक एज ए मैस ऑफ द बॉडी। अब ये ना वैल्यू मैस भी दे दिया उन्होंने, उसके बाद डिस्टेंस भी दे दिया, उसके बाद उन्होंने टाइम भी दे दिया, हमने क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो आपके पास ना ये सोल्यूशन देगा, इसको ज़रा गौर से देखें। पहले डिस्टेंस भी दे दिया उन्होंने, मैस भी दे दिया, टाइम भी दे दिया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का हाफ एम वी से क्या लगाना है। ठीक है, हमारे पास मैस है लेकिन वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी कैसे, किस फार्मूले से निकालेंगे, S=VT से। ठीक है, यानी बन जाएगा V=S/T, या V= डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टी। ठीक है, तो वहाँ से अपन ये वैल्यू निकाल लेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब कि ना 24 को हमने डिवाइड करना 3 से, 3 × 10⁻² से, तो जो वैल्यू निकलेगी उसको पुट करें हाफ एम वी स्क्वायर से, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। वीडियो को पॉज कर लिया करें अगर आपको समझ नहीं आ रही होती। A cylindrical tube open at both and has a fundamental frequency f in air. The tube is dipped vertically in water so that half of its is water. The fundamental frequency of the air column. पहले जो कॉलम था वो क्या था, दोनों साइड से ओपन था, लेकिन जब उसको हमने वाटर में डिप किया तो वो क्या बन गया, क्लोज्ड जो है ना आर्गन पाइप बन गया। पहला ओपन आर्गन पाइप था, इसके ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, जवाब पे, और उसके बाद ये इसका सोल्यूशन दिया गया। ठीक है, ये देखिए, पहले आपको पता है ये जो ओपन पाइप के लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, लैम्डा L=λ/2। ठीक है, तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, 2L के बराबर आ जाएगा। V=F लैम्डा से हमने फाइंड क्या करने, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने, सॉरी, F=V/2L बन जाएगा। ये ओपन आपको पता है आर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी दी गई। अब दूसरी क्वेश्चन बनानी है हमने क्लोज आर्गन पाइप की, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला है, λ/4 = 1/2। ठीक है, दोनों इक्वेशन मिल रही थी, तो आपके पास सारा का सारा सोल्यूशन हमने दे दिया, तो इसको गौर से देखना, अगर फिर भी समझना है कमेंट में बता देना। तो ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस से है। ठीक है, तो यानी लेंसेज वाला और लाइट वाले चैप्टर नहीं, लाइट एंड ऑप्टिक्स वाला चैप्टर वहाँ से ले गया, PMDC के सिलेबस में ये शामिल नहीं है, तो इस वजह से इसको ऑप्शन दिएगा, बट इसका कोई वो रोल नहीं है आपके सिलेबस के साथ, तो इसको जाने दीजिए, इसके साथ ज़्यादा अपना दिमाग वो क्या कहते हैं ना खपाएं, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द रेडियस ऑफ, ये भी ना वही उसी चैप्टर में से लिया गया है,
लाइट एंड ऑप्टिक वाले चैप्टर में से, और लेंसेज वाला चैप्टर ये पता है आपको पीएमडीसी ने निकाल दिया था। सो इनको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस अगर आपने इसको छेड़ा तो आप इसमें बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे, और ये करना भी फिर ये ना हो कि जो पहले किए बैठे हैं, जो सिलेबस वाले किए बैठे हैं, वो भी भूल जाए। ये जो है ना देखिए ना, 5 क्वेश्चन, 2 पहले वाले जो गुजर चुके हैं, 3 ये क्वेश्चन, ये भी उसी में से उसी के साथ है। कोई लेंसेज से लिया हुआ है, कोई लाइट एंड ऑप्टिक्स से लिया गया, ठीक है। तो कुछ ग्रैब लैब में से लिया गया, जो कि हमारे पीएमडीसी के सिलेबस में शामिल नहीं है। क्योंकि शामिल नहीं है तो अगर हम इनको करें तो एक तो वक्त का ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से इनको जाने दीजिए। Next question. In a uniform electric field, a charge of 3 coulomb experience a force of 3000 Newton. The net potential difference between 2 points is 1 centimeter apart. Along the electric lines of force will be along. इसकी चीज़ को भी याद रखना। उसके बाद फोर्स कितनी दी गई, उसके बाद चार्जेस वो कितना दिया गया, 3 कूलम दिया गया, ठीक है। तो अब हम ना इसकी देखिए, उसका ऑप्शन जो बना है वो अल्फा बना है, लेकिन इसका आगे जो सोल्यूशन हमको आपको बताते हैं ना, तो उसमें देख लीजिएगा क्या बनता है। चार्ज 3 कॉलम, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। उसके बाद उन्होंने फ्री हमें फोर्स भी दे दी थी, डिस्टेंस भी दे दिया था। तो हमने कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करनी कि हमारे पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड की ना वैल्यू आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, एफ इज इक्वल टू क्यू ई या ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। ये तो आपने पढ़ा होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वहाँ से ई की वैल्यू निकलेगी, उसके बाद आपने इसको पुट कर देना, वी इज इक्वल टू ई डी वाले फार्मूले में पुट कर देना। तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो 10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू 1000 निकली थी, उसको हमने पुट किया तो वो वैल्यू उसके बाद जवाब आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सर्टेन गैस द रेशियो स्पेसिफिक हीट इज गिवन बाय 2b, यानी गैमा इज इक्वल टू 1.5 फॉर दिस गैस। तो हमने ये मालूम करना है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो बन रहा है वो बन रहा है बीटा, लेकिन आगे हम आपको इसका सोल्यूशन देंगे, ठीक है। आपको पता है गैमा किसके इक्वल होता है, गैमा होता है सी पी ओवर सी वी के बराबर। तो चूंकि उन्होंने वैल्यू हमें कितनी दी थी, 1.5 दी थी, तो हम इसको ना सपोज करके हम पुट करते हैं, ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि उसका जो आंसर आना चाहिए वो 1.5 आना चाहिए। तो देखिए हमने 15 और 10 को किया, उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया तो बच गया 3 और 10, ठीक है। 3 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे ना, तो क्या जाएगा, 1.5 आंसर आ जाएगा। सारा का सारा आपके पास जवाब हमने दिया था। कुछ भी मुश्किल लगा, आपको मुश्किल लगता है ना वीडियो पास करके, फिर भी मुश्किल लगता है, कमेंट में बता दिया करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 and C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ अ चार्ज Q is given to assembly it gets shared. The ratio of the charges on capacitor C1 to the charge on capacitor C1 और C2 की रेशो फाइंड करनी है। आपको पता है Q इज इक्वल टू Q किसके बराबर, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो Q2 इज इक्वल टू C2 V2। तो इसकी फाइंड अब हमने फाइंड करनी है रेशो किसकी, C1 और C2 की फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो निकाल रहे देखें, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। क्योंकि वोल्टेज तो सेम दिया जा रहा था दोनों कैपेसिटर को, लेकिन जो कैपेसिटेंस थी वो चेंज हो रही थी। तो इस वजह से हमने कैपेसिटेंस और चार्जेस की वैल्यू फाइंड करनी है, उनकी रेशो फाइंड करनी है। ये सामने दी गई है, निकाल दी गई, ठीक है। आ यूनिट dash is said to exist at a point where the force per unit charge experienced by positive test charge moving with velocity of 1 meter per second in the direction perpendicular to the field is। ये बिल्कुल बुक की लाइन उठाई हुई है, पीटीबी में बिल्कुल इसी तरह दी है, और एसटीबी में भी बिल्कुल इसी तरह की दी हुई है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की बेसिक डेफिनेशन यही है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू आई एल बी वाला, उस चीज़ को तो आप जानते होंगे, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये बिल्कुल उसी के मुताबिक उन्होंने वैल्यू दी हुई है। Next question, if two coils are close together then a changing current in one coil set up a changing magnetic field in the other and also induces an EMF, this effect is known as a mutual induction। आपको पता है जो ट्रांसफार्मर होता है वो भी कौन सा प्रोसेस यूज़ करता है, लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो वो भी म्यूचुअल इंडक्शन शुरू का प्रिंसिपल फॉलो करता है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। Next question, a galvanometer has a resistance of 10 ohm and gives full scale deflection when a current of 0.001 ampere flow. Find out the value of shunt resistance to convert into an ammeter of range 10 ammeter। आपको पता है ये ना पीएमडीसी के सिलेबस में डायरेक्टली शामिल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ बच्चे कर भी लेते हैं, जो कर लेते हैं और बहुत अच्छी बात है, कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसका ना ये देखिए वैल्यू दी गई है, जो फार्मूला है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, उसके बाद गैल्वेनोमीटर का करंट, उसके बाद जो टोटल करंट बैटरी से दी गया है माइनस जो गैल्वेनोमीटर का करंट है, वो निकाल के सारी की सारी वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला है शंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का, ठीक है। Next question, a device used for measuring the potential difference or voltage between 2 points of a circuit or the EMF a current source is called potentiometer। पोटेंशियोमीटर डायरेक्टली पीएमडीसी के सिलेबस में शामिल नहीं है, बट ये है कि ये इनडायरेक्टली शामिल है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड बाय यूजिंग एक्स रेज इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बीम्स कंस्टिट्यूट द साइंस ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। क्योंकि क्रिस्टल से रिलेटेड है तो फिर क्रिस्टलोग्राफी होगा, इसका कोई और ऑप्शन बन तो नहीं सकता, इस वजह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 dimensional images of object obtained by using laser is processed by called holography। ये भी लेज़र वाले चैप्टर में से लिया गया है, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम से जो पहले वाला चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, उसमें से लिया गया, ठीक है। तो इसको याद रख लेना। What will be de Broglie wavelength of the mass of 5 kg moving with the velocity of 100 मीटर पर सेकंड। आपको पता है ये हर पेपर में से डी ब्रोगली की वेवलेंथ वाला ये एक क्वेश्चन तो लाजमी आता है, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि हर दफ़ा इसमें हर मतलब कि ना एयर में ये ज़रूर लेता है इसमें से क्वेश्चन। इस चीज़ को ज़रूर याद रखना, ठीक है। तो ये देखिए फार्मूला दिया गया डी ब्रोगली वेवलेंथ का, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच और एम वी। तो वैल्यू पुट करें, कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, बस वैल्यू पुट करते जाए, आंसर निकालते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, P1 एंड P2 आर द टू पोजीशन वेक्टर। आपको पता है वेक्टर स्केलर एंड वेक्टर वाला जो चैप्टर है वो भी पीएमडीसी ने निकाल दिया था। निकाला तो पीएमसी ने था, फिर उसके बाद पीएमडीसी ने भी पीएमसी को फॉलो किया, तो इस वजह से अब ये शामिल नहीं है आप लोगों के सिलेबस में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ जीप स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ। एट द सेम टाइम अ कार ट्रेवल विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स एंड passes द जीप। हाउ फार बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट विल द जीप ओवरटेक द कार। मतलब कि एक कार है ना, वो ओवरटेक कर जाती है एक जीप को, ठीक है, क्योंकि जीप की एक्सेलरेशन 4 थी और उसके बाद कार ने अपनी स्पीड के साथ ना उसको ओवरटेक किया। तो ये फार्मूला बता रहा है कि उसके बाद फिर कार कैसे उसको ना जीप जो है ना वो कार को कैसे ओवरटेक करेगी। तो ये देखिए एक्सेलरेशन जीप की दी गई, उसके बाद स्पीड कार की दी गई है किलोमीटर में, उसको निकालें। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोथ जीप एंड विल बी इक्वल टू, सारा का सारा ये आपके पास इसका ना जो सोल्यूशन दिया गया था, अगर फिर भी समझ ना आए तो बता देना, ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलास्टिक कोलिजन। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोलिजन जिस किस्म की भी हो उसमें एक तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो कंजर्व होगी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। बाकी किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती इन इलास्टिक कोलिजन में, मतलब कि एनर्जी की जो एग्जाम है टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन जो एनर्जी की दूसरी किस्म है किनेटिक एनर्जी या कुछ भी पूछ लेता है दूसरी एनर्जी की एग्जाम, वो कंजर्व नहीं होती। टोटल मोमेंटम और टोटल किनेटिक एनर्जी वो हमेशा हर किस्म की कोलिजन में कंजर्व रहती है, इस चीज़ को याद रखना। Next question, a truck traveling at a constant speed of 108 किलोमीटर पर आवर राउंड्स अ कर्व ऑफ रेडियस 2 मीटर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। ये कौन सा फार्मूला लगेगा? ये लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला फार्मूला, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे ये इसको, हाँ ये देखिए, A इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, क्योंकि वो उसने कार की बात की थी और उसके बाद उसने डिस्टेंस दिया हुआ था और उसके बाद उसने कहा था राउंड, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ है ना, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वहाँ पे होती है जहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स लग रही होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, फार्मूले में वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एनालाइज द प्रोजेक्टाइल मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग assumption इज आर रिक्वायर्ड टू मेक। आपको पता है द इफेक्ट ऑफ इरेजेंस इज निग्लिजिबल, बिल्कुल। द रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट इफेक्ट, बिल्कुल। मोशन जो नहीं वो 2D होनी चाहिए। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज कांस्टेंट ओवर द रेंज ऑफ मोशन, बिल्कुल। ये assumption तीनों की तीनों आपने याद करनी है और ये पूछ भी लेता है अक्सर औकात, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में, अब इधर एमटी कैट में शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये जो बच्चे 11वीं 12वीं कर रहे होते हैं ना, पेपर देते हैं, तो उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।